हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए एक नया चैप्टर आज फिर से शुरू करते हैं। और ये चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। यूजुअली हम इसको क्लास 12th में पढ़ते हैं। अलजेब्रा का सेक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां तक एग्जामिनेशन कंसर्न्ड है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। और यहाँ पे हम सीखते हैं मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से जेई एडवांस तक की। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि उनकी भी यहाँ से काफी हेल्प हो सकती है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर मैट्रिसेस की। सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि ये डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का। ये होता क्या है मैट्रिक्स। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m इंटू एन नंबर्स। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है। अनलाइक डिटर्मिनेंट्स, इट हैज नो वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट हम जब भी निकालते थे ना, उस डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती थी। यहां पे मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि मैट्रिक्स इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। तो हम कैसे अरेंज करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर अरे होता है जहां पे आपके पास एन रोज है ना। यहाँ पे अगर m इंटू एन नंबर्स अगर हमने बोला है तो यहाँ पे देखिए आपके पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट नंबर यूजुअली हमें रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर हमें कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एक मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है। और ए आई जे जो होता है, ए आई जे, ये आपका हो जाता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है क्या। एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो अगर इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज आपके m होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके n होंगे। तो पहला एलिमेंट के लिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये A11 हो गया। A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, एंड सो ऑन A1n फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। इसी तरीके से आगे बढ़ता बढ़ता ये आपका mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन mth रो और nth कॉलम। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम लोग मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है। सिंगुलर में हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं और प्लूरल में हम इसको मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। नाम से ही बड़ा क्लियर है, रो मैट्रिक्स। इसको हम रो वेक्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है। ठीक है। नंबर ऑफ रोज यहां पे सिर्फ 1 होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर भी कहते हैं, ये याद रखिए। तो अगर आपको वेक्टर टर्म्स मैट्रिक्स में यूज होता हुआ दिखे तो आप समझ लीजिएगा या तो वो बात रो वेक्टर की हो रही होगी या फिर वो कॉलम वेक्टर की, जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स में अब तो नाम से ही आपको क्लियर है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम। ठीक है। तो आपके पास A11 होगा, A21 होगा, एंड सो ऑन AM1
1 होगा, एक ही कॉलम होगा। फिर बात आती है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स की। नाम से ही क्लियर है, जीरो यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। हर एंट्री इनसाइड द मैट्रिक्स शुड बी जीरो। सो ऑल द एंट्रीज इनसाइड द मैट्रिक्स, अगर 3/2 का एक नल मैट्रिक्स लिखना हो तो सारे एंट्रीज आपके दो रो, तीन आपके रो होंगे, दो कॉलम्स होंगे, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो इसको या तो हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली 3/3 का नल मैट्रिक्स लिखना होगा तो वो इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अगला है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है कि ये मैट्रिक्स दिखने में हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए यानी कहने का मतलब आपके नंबर ऑफ रोज जो होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए, या फिर आप अदर वे राउंड ये कह सकते हो कि आपका नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ रो से बड़ा होना चाहिए। तो अगर m/n का कोई मैट्रिक्स है तो ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को, तो ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे क्लियरली हॉरिजॉन्टल दिखने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स आपके ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रोज। सिमिलरली वर्टिकल दिखने के लिए आपका सीन उल्टा हो जाना चाहिए, यानी इस केस में नंबर ऑफ रोज शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये नाम हमें क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि अगर नाम आ जाए और हम उसे नहीं पहचानते हैं तो कैलकुलेशन करने आने के बावजूद सिर्फ नाम की वजह से हमारा सवाल गलत हो जाएगा, और मैट्रिक्स में ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपको क्लियर होगा कि ये दिखने में स्क्वायर दिखना चाहिए। तो स्क्वायर दिखने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और खास बात कि अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव इज कॉल्ड अ पॉजिटिव मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं आपके तो उसको हम लोग पॉजिटिव मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्लियर रहने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड aji आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अब aij और aji क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहां पे a12 और a21। ठीक है, ये देखिए अगर यहां पे i की वैल्यू देखिए तो 1 है, j की वैल्यू देखिए तो 2 है। बस इसी को आप अगर इंटरचेंज कर दीजिए तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहेंगे। तो 2/2 में इस तरीके से हो गया। अगर 3/3 मैट्रिक्स लिखना होता, ठीक है, तो हम मैट्रिक्स लिखते a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है क्या, अब इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का अगर हमें पेयर लिखना हो तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो a12 एंड a21, ये एक कॉन्जुगेट पेयर एलिमेंट्स का पेयर हो जाएगा। दूसरा होगा आपका a13 a31। ठीक है, फिर तीसरा हो गया आपका a23 और a32। ठीक है, तो यहां पे ये तीन पेयर बनेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द एलिमेंट्स a11 a22 a33 ann आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। 2/2 मैट्रिक्स में ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3/3 मैट्रिक्स में ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया क्योंकि यहां पे i इज इक्वल टू j है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कंडीशन ये होना चाहिए कि i इज इक्वल टू j। ठीक है, और द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। यानी इस मैट्रिक्स में इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए। एक और यहां पे खास बात यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे,
ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी आर ऑफ ए लिख के। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैं ए बोलूं, इस मैट्रिक्स को मैं बी बोलूं, ठीक है, तो ट्रेस ऑफ बी अगर आपको लिखना हो तो डायगोनल एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी A11 प्लस A22। ठीक है क्या? और ट्रेस ऑफ ए अगर मुझे लिखना हो, यानी इस वाले मैट्रिक्स का ट्रेस लिखना हो, तो अगेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी A11 प्लस A22 एंड प्लस A33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये नाम वगैरह जितने भी है ना, ये हमें जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे तो सवाल करने में हमें बड़े परेशानी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स को भी कुछ और फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को फर्दर हम लोग दो तरीके में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा क्लासिफाई करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फर्दर हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, ये नाम से ही क्लियर है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी जीरो। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए कि कंडीशन में हमने सिर्फ लिखा है यहां पे अंग्रेजी में, और इसी को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट होने के लिए हमारा कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला A21 है, ये A31 है, और ये A32 है। तो A210 हुआ हमारा पे, यहां पे ध्यान से देखिए, A210 हो गया, A310 हो गया, एंड A320 हो गया। यानी हर वो केस हमारे पास जीरो हो रहा है जिसमें I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J, I इज ग्रेटर देन J। तो यानी जब भी आपके पास I ग्रेटर देन J हो, और अगर हमारे पास वो एलिमेंट जीरो हो जाए, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, all elements below principal diagonal should be zero, हाँ, तो यहां पे बात मैं ये कह रहा था कि यहां पे सिर्फ यही कंडीशन दिया हुआ है कि ये जीरो होने चाहिए। अब ये क्या होने चाहिए, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? एक्सेस के ऊपर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ये जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो कंडीशन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स पे है, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स पे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स और उसके ऊपर के एलिमेंट्स, इस पे कोई कंडीशन नहीं होता, वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है लोअर ट्रायंगुलर की। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि लोअर ट्रायंगुलर में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट यहां पे जीरो हो जाएंगे, यहां पे आप देखिएगा तो A12 होगा, A13 होगा, एंड A23 होगा। यानी हर वो केस जहां पे I इज लेस देन J, वो केस में आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो ऑल एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी जीरो, डायगोनल आर जीरो। अगेन यहां पे भी हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए।
प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे नल मैट्रिक्स अगर हम बनाएं, एक 3x3 का नल मैट्रिक्स बनाएं, तो वो नल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में भी काउंट होगा और लोअर ट्रायंगुलर में भी काउंट होगा। अपर ट्रायंगुलर में इसलिए काउंट हुआ कि नल मैट्रिक्स में आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो कंडीशन अपर ट्रायंगुलर का फुलफिल कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम 3x3 का एक नल मैट्रिक्स बनाते हैं या जीरो मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखते हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर का भी कंडीशन फुलफिल करता है क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ये लोअर ट्रायंगुलर का भी कंडीशन फुलफिल करता है क्योंकि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है। तो ये दोनों में ही काउंट होगा, यानी इसको हम अपर ट्रायंगुलर में भी काउंट करेंगे और लोअर ट्रायंगुलर में भी काउंट करेंगे। तो ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपको। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी बड़ा सिंपल सा है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे जीरो होने चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आपके पास ये वाला एलिमेंट A12, A13, A23, A21, A31, A32, ये सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यानी जब भी आपके पास I नॉट इक्वल टू J है तो एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी कंडीशन इनके ऊपर नहीं है, कंडीशन बस इनके ऊपर है कि ये तो जीरो होने ही चाहिए। डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी इसके केस में अगर हम देखें नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है क्योंकि डायगोनल के ऊपर के भी सारे एलिमेंट जीरो, नीचे के भी सारे एलिमेंट जीरो, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को फर्दर हम लोग दो और मैट्रिक्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो यानी अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, ठीक है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर वन हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको यूजुअली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां भी अगर मैट्रिक्स में आपको आई दिखे, समझ लीजिए कि ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? वन है, ठीक है। तो ये कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या होगा। तो देखिए 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो इसमें मिनिमम जीरो क्या होंगे? ये एलिमेंट्स छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालना हो तो यानी फर्स्ट रो में हमारा कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, सेकेंड रो में हमारा एक जीरो होना चाहिए, थर्ड रो में दो जीरोस, समझ रहे हैं आप? तो सेकेंड रो है तो एक जीरो, थर्ड रो है तो दो जीरो, फोर्थ रो होता तो तीन जीरो। उसी तरीके से अगर nth रो होता, nth रो, तो हमारे पास कितने जीरो होने चाहिए थे? n-1 जीरोस। यानी अगर हम टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकालें तो 1 से लेके n-1 तक का सम है, तो 1 से लेके n-1 तक का सम यानी n इंटू n-1/2। क्यों ऐसा आया ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा आपके पास? तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए थे, है ना। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कंडीशन नहीं होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स तो आपके जीरो होते हैं। यानी आपके अपर ट्रायंगुलर वाले जितने जीरोस हैं उनको और लोअर ट्रायंगुलर वाले जितने जीरोस हैं उनको सबको ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें से n माइनस कर दो,
तो अगर n बाई n का मैट्रिक्स है, n बाई n का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स तो n रोज और n कॉलम्स में मिला के n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे, और इसमें से ये n डायगोनल एलिमेंट्स हम माइनस कर दें तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो n स्क्वायर माइनस n, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज अ करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या बना सकते हैं? डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए इन द सेम ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 by 2 का एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 5 और 3, ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स है। इसके करेस्पॉन्डिंग हम एक डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं, और डिटर्मिनेंट में सेम ऑर्डर में हम एलिमेंट्स लेंगे 1 2 5 एंड 3। ठीक है क्या? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ ए से। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि ये मॉड अपना वो फंक्शन वाला मॉड नहीं है। ठीक है, यहां पे जो हमने मॉड यूज किया है ये वो फंक्शन वाला मॉड नहीं है कि इसकी वैल्यू एक हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नहीं, ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैट्रिक्स में कभी भी अगर हम मॉड यूज करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे इसी केस में आप देख लीजिए, इसमें अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 माइनस 10 माइनस 7 आ रहा है, तो ये मॉडुलस की वैल्यू नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है जो -7 आ रही है। सो ऑल्दो हम इसको मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो साइन है, ठीक है, ये मॉडुलस का साइन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए है, नहीं। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना आप। अब अगला पॉइंट यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ए 0 है तो फिर हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर रहने चाहिए, नाम हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहने चाहिए, ताकि नाम की वजह से हम सवाल गलत ना करें। तो चलिए सवालों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द एलिमेंट्स 0 एंड 1 फाइंड द नंबर ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस दैट आर डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल ऐसे कितने? नंबर ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस आपको निकालना है जो डायगोनल हो। तो देखिए डायगोनल के लिए कंडीशन क्या होता है? डायगोनल के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास इन एलिमेंट्स, चलिए पहले तो हम प्लेसेस सिर्फ लिख लेते हैं। तो ये 9 प्लेसेस हमारे पास होंगे जिसपे हम नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास प्लेस करने के? 2 ऑप्शंस हैं, या तो 0 या फिर 1। लेकिन पहले क्वेश्चन में हमें डायगोनल एलिमेंट बनाना है, तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे ये तो 0 ही रह सकता है और कोई वैल्यू नहीं जा सकती। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं प्लेसेस के, वो ये 3 ऑप्शन बचते हैं, और इन तीनों ऑप्शन पे आपके पास 0 भी जा सकता है और 1 भी जा सकता है। तो यानी इन 3 प्लेसेस के लिए 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो 0, ठीक है, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1। ठीक है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स ये हो जाएगा 8। ठीक है क्या? अगला सवाल देखते हैं, बी में हमें चाहिए अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास क्या कंडीशन होता है? चलिए पहले प्लेसेस हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अपर ट्रायंगुलर में कंडीशन ये है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ये तीनों तो जीरो होने ही चाहिए। बाकी के जो प्लेसेस हैं यानी 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 प्लेसेस के लिए हर प्लेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जीरो रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इस केस के लिए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू 2 विल बी मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स यानी 2 टू द पावर 6, और ये वैल्यू हो जाएगी 64। ठीक है। तीसरा केस है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर यानी डायगोनल मतलब अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए और नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बता देता हूं पहले कि अभी फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, डिटर्मिनेंट खोलना वैसे हमें आता है 3/3 का, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पे मैं नोट करके आपको लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, पूरा नहीं लिखूंगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों के लिए वैलिड है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो इस केस में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए नॉन सिंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर होना है तो ये एलिमेंट्स आपके क्या हो गए? जीरो। ठीक है। और सिंगुलर नहीं होना है तो ये एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1, क्योंकि डायगोनल में अगर एक भी जीरो आ गया तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होती है। तो अगर इसमें से एक भी जीरो आ जाएगा तो फिर डायगोनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायगोनल। तो यानी कहने का मतलब ये सारे पोजीशंस तो फिक्स हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे बाकी के 3 जो पोजीशंस हैं उस पे हमारी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर 1, या फिर जीरो या फिर 1, या फिर जीरो या फिर 1। तो 3 प्लेसेस के लिए आपके पास दो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, दिस विल बी 2 क्यूब यानी 8। तो हमारा इसका आंसर हो गया 8। अब लेकिन यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन सारे ऑप्शंस को ना हमें जनरलाइज करना है फॉर n/n मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स था, 3/3 मैट्रिक्स था तो डायगोनल के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, और अगर n/n मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल के लिए n ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो यहां पे फॉर, अगर मैं एक ऐसे ही नीचे में एक कॉलम बना के लिख लूं कि फॉर n/n मैट्रिक्स, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जो आपका आंसर होगा वो इस बार 2 टू द पावर 3 के बदले में 2 टू द पावर n हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा, ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन में आपके पास अगर 3/3 मैट्रिक्स था तो टोटल आपके पास जो आंसर आया था वो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को सारे हटा दिए थे हमने, और डायगोनल एंड डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स के हर पोजीशन के लिए आपके पास कितने कितने ऑप्शंस थे? दो दो ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डायगोनल, अगर n/n मैट्रिक्स की बात करेंगे तो डायगोनल और उसके ऊपर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखिए,
अगर थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट रो में आपके पास तीन ऐसे पोजीशंस हैं जिसके लिए हमारे पास दो दो ऑप्शन है। तो इसके लिए 3 बाई 3 मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो में 3, सेकेंड रो में 2 और थर्ड रो में 1। तो अगर n बाई n मैट्रिक्स होगा तो नंबर ऑफ पोजीशंस अगर हम काउंट करें यहां से तो फर्स्ट रो में n, सेकेंड रो में n-1, थर्ड रो में n-2, सो ऑन टू कहां तक चला जाएगा 1 तक। यानी ऐसे पोजीशंस हमारे पास कितने हो जाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है क्या? तो और इन सारे पोजीशंस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होगा, या तो 0 या फिर 1। तो जनरलाइज आंसर हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2। और देखिए ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। n के बदले में 3 डाल दीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस केस में भी अगर आप देखिए, इस केस में अगर आप देखिए तो हमें चाहिए था नॉन सिंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर, यानी सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसी पे हमारे पास ऑप्शन है। तो हमें पता है कि अगर n बाई n का मैट्रिक्स है तो डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के नीचे भी उतने ही एलिमेंट्स होते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने निकालना है कि डायगोनल के ऊपर ऐसे कितने प्लेसेस रहेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट रो में 2 प्लेसेस ऐसे अवेलेबल होंगे, सेकेंड रो में 1 प्लेस और थर्ड रो में 0। तो अगर nth ऑर्डर का अगर ये मैट्रिक्स होता हमारा तो फर्स्ट प्लेस में आपके पास n-1 एलिमेंट्स होते, सेकेंड प्लेस में n-2 एंड सिमिलरली ये कहां तक लास्ट प्लेस में यानी nth रो में आते आते ये 0 तक हो जाता। तो टोटल आपका 0 से लेकर n-1 तक का सम होता। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो 2 टू द पावर 0 से लेके n-1 तक का सम, यानी n इंटू n-1/2। ठीक है क्या? और ध्यान से देखिए n इज इक्वल टू 3 डाल के तो आपका आंसर ये सही भी आएगा, क्योंकि 3 इंटू 2/2 वैल्यू 3 ही आती है और यहां से इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है क्या? तो यहां इस लेक्चर को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीखे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग उनके फीचर्स क्या होते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरा बढ़िया से ध्यान से रखिएगा। एक और सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर सीखना। क्वेश्चन ये है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, एक A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपके पास n है। L दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या हो सकता है, तो टोटल एंट्रीज माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, क्योंकि जो जीरो होना है वो तो होगा ही, उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो मतलब जो जीरो नहीं हो सकता है उसमें हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन सिंस हमने जीरो भी तो एक रखा है तो यहां पे एक +1 हो जाएगा। मैं इसको ठीक से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 3/3 का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है और उसमें बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट एंट्रीज हमने यूज करके 3/3 का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो चलिए हम अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं। तो भाई ये और ये तो आपको 0 रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर बनाना है। बाकी के अवेलेबल प्लेसेस में अब आप 0 के अलावा एलिमेंट्स रख सकते हैं। तो आप क्या रख सकते हैं, 1 2 3 डिस्टिंक्ट रखने हैं, 4 5 एंड 6। ठीक है क्या? तो अगर आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या क्या है, एक तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है।
तो 0 से लेकर 6 तक तो टोटल 7 एंट्रीज हुई ना, यानी आपके पास नॉन जीरो एंट्रीज और +1, तो ये आपका डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, यहां पे हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सेकेंड है आपका कि m इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो a डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कहने का मतलब कि आपको सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए चॉइस है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। ठीक है, चॉइस सिर्फ आपके ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये सारे जीरो होने वाले हैं। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपके पास ऑप्शन है, और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डायगोनल में आपके पास टोटल n ऑप्शंस होते हैं एलिमेंट्स के लिए, और बाकी एक जीरो भी आपने यूज किया है तो n+1 हो जाएगा। मिनिमम नंबर p इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ a इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ये तो हमने अभी अभी निकाला था, n इंटू n-1/2। और फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, यानी l की जो वैल्यू आएगी, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज तो आपकी हो गई n² माइनस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो जितना हमने यहां पे निकाला था मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, है ना, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1/2, है ना, n+1। ठीक है, तो ये आपके l की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू है आपके पास n+1, और p की वैल्यू है n इंटू n-1/2। ठीक है, अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो l+5 इज इक्वल टू p+2m। तो l+5 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो ये 2n² माइनस n² n+n बन जाएगा, तो ये n इंटू n+1/2 बन जाएगा। ठीक है ना, n+1। ये सिंप्लीफाई करके यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास n इंटू n+1/2 +1 +5 इज इक्वल टू p, तो n इंटू n-1/2 एन प्लस ट्वाइस ऑफ n+1। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके n में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n² प्लस n प्लस 12 इज इक्वल टू n² माइनस n एन प्लस 4n+4। ठीक है क्या, एक n² तो मुझे कटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाकी इस सारे n को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आऊंगा, तो इधर बच जाएगा 8 और इधर आपके पास बच जाएगा 2n, और यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 4। सो n इज इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और भी अच्छे से समझेंगे। मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा मैट्रिक्स में, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है, हमने कभी पहले इसके बारे में ना सुना है ना जाना है, तो इसमें हम कभी भी रश करके चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे। बेसिक से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, नाम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैट्रिक्स की और भी बातें करेंगे और भी चीजें सीखेंगे। So all the best students, keep studying, keep working hard, be happy and be confident.